हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 जो कि है मनी एंड बैंकिंग यानी मुद्रा एंड बैंकिंग, और आज हम करने वाले हैं इसका पार्ट 6। इससे पहले मैं पार्ट 5 तक ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसके अंदर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के 150 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए थे। तो बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस। वन मोर थिंग बिफोर गोइंग दैट कि आप लोग इस चीज का जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ देख रहे हैं जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस जितने भी हमारे वीडियोज है उसके प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो है 151। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी के रूप में स्थापित हुआ। पहले तो पहली बात हो गई पूर्ण स्वामित्व वाली और समान अंग वाली समनुषंगी के रूप में स्थापित हुआ। कौन सा ऐसा था भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक? ये भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर भारतीय जीवन बीमा निगम, इनमें से कौन सा इसने लिया? तो जो करेक्ट आंसर है 2007 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक जो है वो रिजर्व बैंक के समतुल्य वाला आया, समनुषंगी आया। ठीक है, और पूर्ण स्वामित्व वाला आया। ठीक है, जरा पढ़ते हैं इनके बारे में। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के अनुरूप 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की गई। यह बैंक पूर्णतः भारतीय रिजर्व बैंक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी के रूप में स्थापित हुआ था। अप्रैल 2019 में जारी अधिसूचना के अनुसार 19 मार्च 2019 से प्रभावी इस बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी संपूर्ण हिस्सेदारी भारत सरकार को 1450 करोड़ रुपए में हस्तांतरित कर दी। यानी भारतीय आवास बैंक अब किसके अंदर राष्ट्रीय आवास बैंक अब किसके अंदर आता है? भारत सरकार के अंदर आता है। पहले किसके अंदर आता था? ये रिजर्व बैंक के अंदर आता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 152। भारत में भविष्य निधि है। भविष्य निधि क्या है भारत में? संविदा आधारित बचत, अवशेष बचत, स्वैच्छिक बचत या फिर नियोक्ता की बचत। हालांकि ये क्वेश्चन एक बार ही आया हुआ है 1998 के टाइम पे, पर क्वेश्चन डायरेक्ट और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पता होने चाहिए। तो ये बोला हुआ है भारत में भविष्य निधि जो है वो किस चीज के आधार पर है? तो ये है संविदा आधारित बचत। ये हमारा करेक्ट आंसर है। भारत में भविष्य निधि संविदा आधारित बचत है। भविष्य निधि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की आय का वह भाग है जो संविदा के आधार पर सरकार के पास जमा करना पड़ता है। ध्यातव्य है कि भारतीय भविष्य निधि सरकार की आय नहीं अपितु दायित्व है। यानी जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के यानी पब्लिक सेक्टर के जो लोग होते हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं, तो उनकी आय का एक हिस्सा गवर्नमेंट के पास जमा होता है और वो गवर्नमेंट की जमा नहीं होती, वो गवर्नमेंट वापस करेगी। तो ये सरकार का एक दायित्व होता है। ठीक है, तो ये सरकार के पास जमा किया जाता है आय का एक भाग। तो ये है हमारी भारत की भविष्य निधि। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 153 लघु अवधि ऋण की अवधि है, यानी कि भैया हम जो कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन, तो शॉर्ट टर्म किस टाइम को कहते हैं? अधिकतम 15 माह, 2 वर्ष से 5 वर्ष, 1 से 3 वर्ष या 1 से 2 माह। ये 1999 और 2000 दोनों में बैक टू बैक क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग जगह पर, एक बार आरएएस में एक आरटीएस में। तो जो लघु विधि है, जो शॉर्ट टर्म है, वो मानी जाती है 1 साल 3 महीने यानी कि अधिकतम 15 माह। इतना जो होगा ये हमारा शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, इसके बाद मिड टर्म आता है, उसके बाद लॉन्ग टर्म आता है। मिड टर्म यानी मध्यम। जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अवधि के आधार पर ऋणों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। पहला लघु अवधि ऋण जो कि है 15 माह से कम, मध्यम अवधि ऋण 15 माह से 5 वर्ष और दीर्घ अवधि ऋण 2 वर्ष से अधिक। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभी लघु अवधि ऋण की अवधि 2 वर्ष तक भी होती है, लेकिन यह अलग अलग संस्थाओं पर निर्भर करता है। ये संस्थाओं के बेसिक हमारा 15 महीने का है, कुछ जगहों पर 15 महीने से ज्यादा से लेकर के 2 साल तक दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? कौन सा बैंक है जिसने किसान क्लब बनाए? 2008 का क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है। जरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक या फिर भारतीय स्टेट बैंक। तो ये जो किसान क्लब की शुरुआत की गई थी ये भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के द्वारा की गई थी। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक ने किसानों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लबों का गठन किया है। नाबार्ड तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आदि द्वारा भी किसान क्लब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ठीक है, नाबार्ड भी चलाता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी चलाता है, पर भारतीय स्टेट बैंक ने सबसे पहले किसान क्लब का गठन किया था। नाउ आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 155 पे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय संप्रवर्तकों की अंश धारणा की अधिकतम सीमा पूर्वदत्त पूंजी के 49% तक है। इतनी शुद्ध हिंदी समझ में आती है? शेयर होल्डर्स की अंश धारणा होगी ना, संप्रवर्तकों तो वही होता है ना, शेयर होल्डर्स। ओके। सेकंड, भारत में निजी बैंक क्षेत्र के बैंकों द्वारा स्वतः स्वीकृति के दायरे में सभी स्रोतों से 49% तक सीधे विदेशी निवेश की अनुमति है। बोला इनमें से कौन सा सही है? तो भारत में निजी क्षेत्रों के बैंक में भारतीय शेयर होल्डर्स के अंश धारणा की अधिकतम सीमा पूर्वदत्त पूंजी पे 49% है, ये बात बिल्कुल गलत है। पहली बात तो ये पूरी तरह से गलत है। हाँ, ये बात सही है कि भारत में निजी बैंकों के स्वतः स्वीकृति के दायरे में सभी स्रोतों से 49% तक सीधे सीधे विदेशी निवेश की अनुमति है कि आप 49% विदेशी कर लो। क्योंकि अगर आप 49% से ऊपर जाओगे तो सीधी सीधी बात है, वो कैसे हमारा निजी भारतीय निजी कैसे होगा, फिर तो विदेशी निजी भी हो जाएगा। तो केवल दो हमारा सही है। ठीक है, जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या बात कर रहा है। निजी क्षेत्रों के बैंक को लाइसेंस प्रदान करने हेतु जनवरी 2001 में आरबीआई द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। कौन से थे दिशा निर्देश? किसी भी निजी क्षेत्र के बैंक की स्थापना के लिए आरंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल 200 करोड़ रुपए होगी। 200 करोड़ रुपए का मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए, तभी आप क्या करोगे, आप कहते कोई बैंक स्टार्ट कर सकते हो, स्टैब्लिश कर सकते हो प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, 200 करोड़ वैसे हमारी वो भी है ना, नोट छापने की मिनिमम। ठीक है, तथा कारोबार की शुरुआत के प्रथम 3 वर्षों के भीतर इसे 300 करोड़ रुपए करना आवश्यक होगा। तो 3 साल के अंदर आपको 100 करोड़ का और अपना क्या करना होगा, पेड अप कैपिटल करना होगा। सेकंड, संप्रवर्तकों का अंशदान किसी भी समय में बैंक की चुकता पूंजी का न्यूनतम 40% होगा। ठीक है, 40% से ज्यादा शेयर का आपका नहीं हो, संप्रवर्तकों का अंशदान 40% नहीं होगा, से ज्यादा नहीं हो सकता। निजी क्षेत्र के बैंकों में सभी श्रेणियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की उच्चतम सीमा 20 से बढ़ाकर 49% करने की घोषणा आरबीआई द्वारा फरवरी 2002 में की गई। पहले 20% की एफडीआई थी, अब बोलते 49% का विदेशी कर सकते हैं। इस प्रकार प्रश्नकाल के संदर्भ में कथन एक गलत है जबकि कथन दो सही है। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% तक है, जिसमें स्वचालित निवेश 49 और सरकारी स्वीकृति से 49 से 74 तक है। कि अपने आप तो आप 49% तक कर सकते हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया तो आप 74% तक का विदेशी निवेश अपनी कंपनी में ला सकते हो। कंपनी कह रहा हूं, सॉरी, अपने बैंक में ला सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156, पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्यिक बैंक है, यानी कौन सा बैंक है जो कि पंजाब नेशनल बैंक के अंदर मिला था? बैंक ऑफ इंडिया, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, भारत ओवरसीज बैंक या फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। 2010 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हुआ था हमारा ये न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला बैंक न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, इसका विलय 1993 में हुआ था। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 157, समाचारों में प्राय आने वाले बेजल 3 समझौता या सरल शब्दों में बेजल 3 जो है ये, अब इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात है, बेजल 3 का मतलब क्या है? जैव विविधता के संरक्षण और धारणीय यानी सस्टेनेबल उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्य नीतियां विकसित करने का प्रयास करता है। बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य को उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने में प्रयास करता है। ओके, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का प्रयास करता है, किंतु विकसित देशों पर अपेक्षाकृत भारी बोझ रखता है। ठीक, विकसित देशों में निर्धन देशों को प्रौद्योगिकी के अंतरण का प्रयास करता है ताकि वे प्रशीतन में प्रयुक्त होने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर हानि रहित रसायनों का प्रयोग कर सके। देखो,
वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इतने जब लंबे लंबे ऑप्शन आ जाते हैं तो पढ़ते पढ़ते ही बच्चा कंफ्यूज होता है। एमसीक्यू, अगर आप एमसीक्यू का पेपर दे रहे हो और ये क्वेश्चन आपका 50 या 51 नंबर के करीब आया, तो 50-60 क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर बच्चे को इतना लंबा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है। बट इसके अंदर आप थोड़ा सा एलिमिनेशन यूज कर सकते हो। एलिमिनेशन इसलिए यूज कर सकते हो क्योंकि देखो ये जैव विविधता की बात कर रहा है, ये ग्रीन हाउस उत्सर्जन की बात कर रहा है, और ये भी कहीं ना कहीं हमारे किसकी बात कर रहा है, पर्यावरण की बात कर रहा है। लेकिन एक ही ऐसा है जो कि बैंकिंग क्षेत्रों के बारे में बात कर रहा है, तो यही थोड़ा अलग पॉइंट बनता है, तो ये सीधा सीधा करेक्ट आंसर हो सकता है। क्लियर? क्योंकि बेसल क्या है, बैंकिंग क्षेत्रों के वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने हेतु, क्योंकि हम लोग अभी एक तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग बैंकिंग वगैरह की बात कर रहे हैं, तो सीधा सीधा सा आंसर हमारा इस वजह से भी हो गया। बट फिर भी स्टिल ऐसी जगहों पर आप ये भी कर सकते हैं कि भैया ऑड वन आउट कौन सा हो रहा है, तो इसमें से अगर 3 हमारे पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्यावरण से हटके बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये हो सकता है। पर आपके लिए अच्छा रहेगा आप डायरेक्ट अगर पता कर ले। ओके, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। बेसल मानक बैंकिंग व वित्तीय संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने से संबंधित है। इसका निर्धारण स्विट्जरलैंड के बेजल शहर में होने के कारण इसे बेजल नाम से जाना जाता है। वर्ष 2010 में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेजल कमेटी द्वारा जारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए उच्चतर पूंजी आवश्यकता, तरलता नियमों तथा आकस्मिक व्यवस्थाओं को लागू करने की संशोधित नीति को बेजल 3 कहते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2007 से 9 के बीच वित्तीय प्रणाली ध्वस्त होने तथा परिणाम स्वरूप आर्थिक मंदी में जो घटना घटी उसकी पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, 2007 से 9 के बीच मंदी बहुत ज्यादा आई थी मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 158 देखो, बेजल 3 की बात हुई तो वहीं पे बेजल 2 की भी बात हो रही है अब, कि बेजल 2 का मेन किससे एक से संबंधित है, नागर विमानन में सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय मानकों से, ओके, साइबर अपराधों के प्रतिकूल उपायों से, खिलाड़ियों द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग या प्रतिकूल उपायों से, या किसी बैंक में पूंजी की पर्याप्तता को मापने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों से। तो वैसे तो अब कहोगे इसमें ऑड वन आउट कैसे करें, क्योंकि इसमें तो चारों ही अलग अलग दे रखे हैं, तो इसलिए यहां पर मैंने आपको कहा था ना कि बेजल के मतलब आपको डायरेक्टली समझ लेना कि बेजल का मतलब बैंकिंग सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेजल का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 159, निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन ऑपरेट कर रहे हैं किस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? ये चारों विदेशी बैंक है, इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जिसकी सबसे ज्यादा शाखाएं हैं? सिटी बैंक, बीएनपी पारिबस बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, या फिर एचएसबीसी? तो देखो, अगर मैं सीधी सी बात बोलूं, मैं अपनी बात करता हूं, तो मैंने सबसे ज्यादा जो सुना हुआ है वो एचएसबीसी के बारे में सुना हुआ है। बट ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक शाखाओं वाला है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, ये बात अलग है, क्योंकि हमने सुना हुआ ज्यादा होता है ना एचएसबीसी, आईडीबीसी, आईडीबीएस के बारे में, तो इन चीजों के बारे में हमारे वर्ड्स पता होते हैं। एचडीएफसी दिमाग में है तो एचएसबीसी वहां से आ जाएगा। पर जो करेक्ट आंसर है कि सबसे ज्यादा शाखाओं वाला जो विदेशी बैंक है वो कौन सा है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये क्वेश्चन 2008 और 2003 दोनों में बैक टू बैक आ चुका है, तो बैक टू बैक कह रहा हूं, दोनों में ही पीयर हुआ है, तो जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 14 जुलाई 2020 की स्थिति के अनुसार भारत में विदेशी बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन के स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक 100 की है, जिसके पश्चात अमेरिका का सिटी बैंक 35, हांगकांग के एचएसबीसी लिमिटेड 26, और जर्मनी के अब ये ड्यूश है, लेकिन ड्यूश कैलो 17 का स्थान है। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है ड्यूश ड्यूश। ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना। सबसे ज्यादा जो है ब्रिटेन का है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 160। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। वृहद बैंक और उत्पत्ति का देश। पहला बोला हुआ है एनबी एबीएन एमरो बैंक यूएसए, बार्कलेज बैंक यूके, कुकमिन बैंक जापान जापान। उपयुक्त तो युग्मों में से कौन सा सही है? तो सही के आधार पर अगर मैं बात करूं तो सेकंड वाला सही है, बार्कलेज बैंक यूके, ये लंदन में है, ये बिल्कुल सही है। बाकी ये दोनों सही नहीं है, क्योंकि जो एमरो बैंक, चलो इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं, नीचे दे तो रखा ही है 2009।
इसके बारे में आराम से यहाँ पे पढ़ लेते, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि केवल सेकंड वाला ही सही मिला हुआ था। ठीक है, जो हमारा ए बी एन एमरो बैंक है वो नीदरलैंड्स में है, बालक्रेज बैंक लंदन का यूके में है, और कुकमिन जो है वो दक्षिण कोरिया का है। तो इसीलिए हमारा केवल सेकंड वाला ऑप्शन सही था, इसीलिए बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 161, निम्न में से कौन सा बैंक प्रतिभूति घोटाले से बंद हुआ, यानी शेयर घोटाले से बंद हुआ? मेट्रोपॉलिटन बैंक, बैंक ऑफ कराड़, राष्ट्रीय आवास बैंक, और या फिर ग्रिंडलैंड बैंक। इनमें से कौन सा जो है प्रतिभूति घोटाले की वजह से बंद हुआ? तो बैंक ऑफ कराड़ जो है ये हुआ था प्रतिभूति घोटाले की वजह से बंद, 1992 की बात है। ठीक है, वर्ष 1992 में प्रतिभूति घोटाले में लिप्त दलालों के कहने पर बैंक ऑफ कराड़ ने स्टैंडर्ड बैंक के नाम फर्जी बैंकर्स रसीदें जारी की थी। दलालों ने इस बैंक रसीदों के बदले चार्टर्ड बैंक से धनराशि वसूल करके शेयर बाजार में लगा दी। घाटे के कारण यह रकम वापस ना हो सकी। उधर कराड़ बैंक के पास अपनी बैंक रसीदों के बदले में देने के लिए प्रतिभूतियां थी ही नहीं। अतः बैंक ऑफ कराड़ की स्थिति डमाडोल होने लगी। ठीक है, डमाडोल होने लगी, डम्बलडोर सा लग रहा था ये तो हैरी पॉटर का, डमाडोल होने लगी। इस बैंक को बंद करके इसका विलय जो है वो बैंक ऑफ इंडिया के साथ 1994 में करना पड़ा। 1992 में इसकी हालत खराब हो गई थी, 1994 में से बैंक ऑफ इंडिया बीओआई के साथ मिला दिया गया। ठीक है, वो डमाडोल है, डम्बलडोर मत पढ़ लेना, मैंने भी बोल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 162, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसमें हमें बोला हुआ है केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त आयोग, भारतीय बैंक संघ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, जितने भी वाणिज्यिक बैंकों पर बचत खातों पर दी जाने जितनी भी ब्याज दरें हैं, ठीक है, वो सारी की सारी आरबीआई फाइनल करती है। सारे नियम आरबीआई बनाती है ना, तो ये आरबीआई करती है। क्लियर? तो यहाँ तो कोई मतलब बनता ही नहीं, तो इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, डी हमारा करेक्ट आंसर है। 2010 का क्वेश्चन है। भारत में बचत खातों पर ब्याज दरों को पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसे अक्टूबर 2012 में नियंत्रण मुक्त कर दिया गया। अतः उत्तर विकल्प डी है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 163, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 30/6/2012 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी प्रकार के निजी एवं सार्वजनिक बैंक के वाणिज्यिक बैंक की ग्रामीण शाखाओं का प्रतिशत लगभग लगभग कितना प्रतिशत था? ओके, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी प्रकार के निजी एवं सार्वजनिक बैंकों के क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं का प्रतिशत कितना लगभग परसेंट था? ठीक है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार देखते हैं कि गांव में कितने खुले हुए थे। बेसिकली यही बात हो गई ना, 30/6/2012 के अनुसार, क्योंकि ये उस टाइम का करंट क्वेश्चन है, अभी तो इतना आएगा नहीं, पर उस टाइम का करंट क्वेश्चन है। तो उस टाइम में लगभग 37% जो वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं थी वो ग्रामीण एरियाओं में थी। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 30 जून 2012 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी प्रकार के निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाओं का कुल शाखाओं में प्रतिशत लगभग 37% था। यानी अगर टोटल 100 ब्रांच है तो 37 जो थे वो ग्रामीण इलाकों में थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण शाखाएं मार्च 2020 तक की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसबीज, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की ग्रामीण शाखाएं 28,921 थी। इसी प्रकार निजी क्षेत्र के बैंकों की, प्राइवेट सेक्टर की 7,232 थी, और विदेशी बैंकों की 15 ग्रामीण शाखाएं थी। ठीक है, तो टोटल अगर पब्लिक सेक्टर है तो वो सबसे ज्यादा है गांव में, प्राइवेट सेक्टर थोड़े कम, और विदेशी तो सबसे कम होंगे ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 164, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, जरा इसकी बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, 5 लाख रुपए की जमा इसके द्वारा बीमित है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के अनुसार। ठीक है, तो देखो अगर वैसे बात की जाए तो दोनों ही पॉइंट बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक और 5 लाख रुपए तक के इसको बीमा का है। ठीक है, तो इसलिए दोनों सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, डीआईसीजीसी, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 और निक्षेप बीमा और
प्रत्येक गारंटी निगम सामान्य नियमावली 1961 के तहत नियंत्रित है। अधिनियम 1961, नियमावली 1961, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 3 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा तैयार किया गया है। निगम की प्राधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपए है। इस कॉर्पोरेशन का टोटल 50 करोड़ की कैपिटल है, जो पूर्णतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी और अभिदत्त है। इसके निदेशक बोर्ड अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर होता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है। प्रारंभ में निक्षेप बीमा एवं और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम की धारा 16(1) के मूल प्रावधानों के अंतर्गत बीमा सुरक्षा प्रति जमाकर्ताओं द्वारा बैंक की सभी शाखाओं में रखी गई जमा राशि को मिला करके समान अधिकार और क्षमता में केवल 1500 रुपए तक सीमित रखी गई थी। तद्यपि यह अधिनियम निगम को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से इस सीमा को बढ़ाए, यानी सेंट्रल बैंक से, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके वो इस सीमा को बढ़ा सकते हैं। क्लियर। इसके बाद इसलिए क्योंकि इसे बढ़ाया जा सकता था तो इस चीज को बढ़ाया भी गया। अब कैसे कैसे बढ़ाया गया? 1 जनवरी 1968 को इसे 1500 से 5000 किया गया। 1 अप्रैल 1970 को इसे 10,000 कर दिया गया। 1 जनवरी 1976 को 20,000, 1 जुलाई 1980 को 30,000, 1 मई 1993 को 1 लाख और 4 फरवरी 2020 को 5 लाख रुपए तक का बोल दिया गया कि बीमा इससे किया जा सकता है। और इसी वक्त का ये क्वेश्चन है, इसीलिए ये करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 165। आरबीआई द्वारा घोषित कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट MCLR का क्या उद्देश्य है या के क्या उद्देश्य है? यह दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करते हैं। ओके। यह दिशा निर्देश यानी ये जो भी है MCRL शाख की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले और बैंक दोनों के लिए न्याय संगत है। तो सही बात है, एक्चुअली दोनों ही इसकी लाइनें सही है कि यस, ये जो MCLR के उद्देश्य है, MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, ये ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करती है और ये दोनों बैंक के लिए भी और लेने वाले दोनों के लिए मदद करती है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, बिल्कुल सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जरा पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अग्रिमों पर ब्याज दरों के निर्धारण हेतु कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर यानी MCLR प्रविधि के परिपालन हेतु अंतिम दिशा निर्देश 17 दिसंबर 2015 को जारी किए गए थे, जो 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी हो गए। MCLR पद्धति बैंकों की उधार दरों की नीति दरों के प्रति संवेदनशीलता के अलावा अग्रिमों पर ब्याज दरों के निर्धारण के लिए बैंकों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति में पारदर्शिता को बेहतर बनाएगी, यानी पारदर्शिता अच्छी ट्रांसपेरेंसी होगी, लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। इस पद्धति से बैंक ऋण की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित होगी जो उधारकर्ताओं के साथ साथ बैंक के लिए भी न्याय संगत हो। साथ ही सीमांत लागत के अनुसार ऋणों पर ब्याज के निर्धारण से बैंकों और प्रतिस्पर्धी बनाने वाली उनके दीर्घावधि मूल्यों को बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा आर्थिक वृद्धि में भी इससे योगदान आएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 166। CRR यानी नकद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंकों के पास अधिक तरलता लाभ होगा। ओके। अर्थव्यवस्था में निवेश वृद्धि देखने को मिल सकती है। ठीक। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ सकती है। ठीक। और वास्तविक निवेश दरों में गिरावट आ सकती है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ठीक है, बिल्कुल बहुत सही है। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से देखते हैं इनमें से शायद इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, आराम से बाजार पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर अगर इन्होंने ई बोला हुआ है तो ई क्यों बोला हुआ है जरा देखते हैं इसके बारे में। वैसे ये बात तो है, देखो मैं सीधी सी बात बता देता हूँ। अगर CRR को कम करते तो ये बात तो सही है कि बैंकों के पास अधिक तरलता का लाभ होगा, बिल्कुल होगा। बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में निवेश देखने को मिल सकता है, पॉसिबल है, मैं मना नहीं करूंगा।
क्योंकि हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा, पर निवेश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा, तरलता बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, तो उपभोग बढ़ने का होता है। और यस, मुद्रा की पूर्ति तो बढ़ सकती है। तो ये दो पॉइंट तो मैं श्योर हूँ कि ये दो तो होंगे ही होंगे। ये इन दोनों में मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो जरा पढ़ लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ये दो तो श्योर है कि ये होंगे ही होंगे, जरा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। नकद आरक्षित अनुपात को कम करने से बैंकों के पास अधिक तरलता होती है, बिल्कुल, जिससे ब्याज दरों में कमी होगी, लोन की मात्रा और निवेश में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ेगी। करेक्ट, मैं यही कह रहा था ना कि ये होगा, ये तीन तो होंगे ही होंगे। चलो इसमें होगा, निवेश में वृद्धि देखने को मिलेगी, निवेश में कम गिरावट होगी, ये वाला पॉइंट गलत है, यानी 1 2 3 सही है। और इसमें से 1 2 3 किस कोई सा भी ऑप्शन नहीं है, इस वजह से ही ये वाला करेक्ट हुआ है। मैं कह रहा था ना मेरे को एक कंफ्यूजन। हाँ, तो वास्तविक निवेश दरों में गिरावट नहीं आएगी, वृद्धि ही होगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 167, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात यानी सीआरआर में कमी की जाती है तो इससे साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा? सीधी सी बात है, अगर हमने अभी बात की है कि निवेश बढ़ेगा और कैश भी बढ़ेगा, उपभोग और निवेश दोनों बढ़ेगा, तो साख सृजन में वृद्धि होगी, सीधी सीधी बात है। अगर सीआरआर कम होगा तो साख सृजन में वृद्धि होगी, क्योंकि क्या आएगी, मार्केट में तरलता ज्यादा आएगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी करने पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा साख सृजन की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 168, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूंजी पर्याप्तता अनुपात यानी कि CAR, कैपिटल एक्सेसिबिलिटी और रेशियो, हाँ, अवेबिलिटी, सॉरी, कैपिटल अवेबिलिटी रेशियो, वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वह यदि खाताधारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने में कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सके। ओके। CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है। तो एक तो मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं कि कोई सा भी रेशियो हो, इस सवाल को पढ़ने पे ही पहले ये बता दूं, कोई सा भी रेशियो हो, चाहे CRR हो, चाहे SLR हो, चाहे LRR हो, चाहे CAR हो, चाहे कुछ भी रेशियो हो, कोई सा भी बैंकिंग रिलेटेड रेशियो है, ये सारा RBI डिसाइड करती है। चाहे पैसा बैंक को अपने पास रखना हो या RBI के पास जमा करवाना हो, कुछ भी हो, लेकिन रेशियो डिसाइड करने का काम RBI का है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉइंट ही नहीं है। तो इसका मतलब केवल 1 वाला सही होगा, तो केवल एक सही है। ठीक है, एक वैसे सही है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, बैंकों के जोखिम की स्थिति में बचाव हेतु निधि होती है। इसे CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो भी कहा जाता है। इसका निर्धारण केंद्रीय बैंकों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में भारत में भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा इसकी न्यूनतम 9% निर्धारित किया गया। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है। स्मरणीय है कि बैंकों को जोखिम से बचाने हेतु बेसल 3 मानकों का न्यूनतम 8% के रूप में सुधार किया जा रहा है। यानी अभी 9% रखा गया है, लेकिन बेसल ने कहा था कि ये मिनिमम 8% होना चाहिए, तो अभी वो सुधार करने के ऊपर काम चल रहा है। तो ये बात तो सही है कि ये बचाने हेतु काम करता है, ये बात बिल्कुल सही थी। लेकिन ये करना कि सब बैंक अपना अपना करते डिसाइड, नहीं, कोई सा भी रिजर्व रेशियो वो RBI डिसाइड करेगा। ठीक है। 169, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? स्वर्ण के बदले, विदेशी प्रतिभूतियों के बदले, भारत सरकार की प्रतिभूतियों के बदले, या उपयुक्त सही? देखो आप लोग भी इतने इंटेलिजेंट हो, आपने भी आंसर देख ही लिया होगा। वैसे रियल बात है कि RBI जो है अगर गोल्ड का निर्गमन करना है तो वो चारों में से किसी भी, तीनों में से किसी भी चीज के लिए कर सकता है। डी करेक्ट आंसर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति और भारत सरकार की प्रतिभूति, इन सब के बदले मुद्रा निर्गमन करता है। यानी वो गोल्ड के बदले कैश निकालेगा, विदेशी प्रतिभूतियों के बदले और सरकार की प्रतिभूतियों के बदले भी मुद्रा निर्गमन करेगा। मुद्रा निर्गमन RBI के प्रमुख कार्यों में से एक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पे। भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। यह एक शीर्ष बैंक है, डन। यह मुद्रा की आपूर्ति को नियमित करता है, बिल्कुल ठीक है। यह व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, ओके। यह नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है।
देखो ये बात तो सही है कि ये एपेक्स बैंक है, एपेक्स यानी सर्वश्रेष्ठ बैंक होता है, भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक है यानी शीर्ष बैंक है, करेक्ट बात है ये मुद्रा की आपूर्ति को भी देखता है, मापता भी और उसको नियमित भी करता है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल सही है, मौद्रिक नीति होती है हमारी। नाबार्ड जो है वो आरबीआई के अंदर काम करता है, इसीलिए ये पॉइंट भी सही है। लेकिन रिलायंस और टाटा को कब से आरबीआई देने लग गया, व्यापारिक घरानों को कब से ये ऋण प्रदान करने लग गया? अडानी है या कोई किंगफिशर के मालिक थे हमारे, या कोई भी, उनको आरबीआई डायरेक्ट थोड़ी ना लोन देता है, ये बैंकों का बैंक होता है, सरकार का बैंक होता है, ये व्यापारिक घरानों का बैंक नहीं होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत है, तो इसका मतलब पहला सही है, दूसरा सही है और फोर्थ सही है। पहला दूसरा और फोर्थ, पहला दूसरा और फोर्थ, पहला दूसरा और फोर्थ डी में है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक शीर्ष बैंक है, बिल्कुल है। यह मुद्रा की आपूर्ति को नियमित करता है और नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, किसी भी व्यक्ति तथा व्यापारिक घराने को ऋण प्रदान नहीं करता है, अतः डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 171 पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्र सरकार का बैंक है, करेक्ट बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। यह मौद्रिक नीति बनाता और लागू करता है, बिल्कुल सही है। यह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल करेक्ट है। यह विदेशी प्रतिभूतियों की रक्षा करता है, उसका नियमन करता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये भारत सरकार के ऋणाधन कार्यक्रम को संचालित करता है, बिल्कुल सरकार के ऋण विण का सारा यही देख रेख करता है। चारों पॉइंट करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो 1 2 3 4 किसमें है? इसमें है, सी में, तो सी करेक्ट होगा। ठीक है, जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है जिसके प्रमुख कार्य सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, मौद्रिक नीति का निर्माण करना और उनका क्रियान्वयन करना है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना है, विदेशी विनियमन का नियंत्रण एवं प्रबंधन करना है, भारत सरकार के ऋणादान कार्यक्रमों को संचालित करना और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना है। आरबीआई सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक एवं विकास बैंकों का पर्यवेक्षण भी करता है, देखरेख चलाने वालाने का काम भी करता है। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 3 क्वेश्चनों से आप कथनों पर ही विचार करवा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन एवं और प्रयोजन करता है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं। ओके, ठीक। भारत सरकार कोष ट्रेजरी बिल जारी करता है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करती। ओके, कोष पत्र ऑफर अपने सम मूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। ओके, तो इनमें से बोला है कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो ये वाली जो बात है ना कि भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है किंतु राज्य सरकारों का नहीं, ये बात गलत है, बाकी ये दोनों तो करेक्ट है। ट्रेजरी बिल जारी करता है, राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करती, और कोष पत्र ऑफर अपने सममूल्य के बट्टे पर जारी, डिस्काउंट पर जारी किया जाता है। ये दोनों बातें करेक्ट है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है। सरकारी प्रतिभूतियां केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी अल्पकालीन 1 वर्ष से कम अवधि की प्रतिभूतियों को ट्रेजरी बिल कहा जाता है, जो कि दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को सरकारी बॉन्ड कहा जाता है। राज्य सरकारें केवल दीर्घकालीन प्रतिभूतियां ही जारी करती है जिन्हें राज्य विकास ऋण यानी एसडीएल कहा जाता है। तो केंद्र सरकार का अल्पकालीन ट्रेजरी बिल, लॉन्ग टर्म सरकारी बॉन्ड, जबकि राज्य सरकारों का सिर्फ एसडीएल स्टेट डेवलपमेंट लोन कहा जाता है। ट्रेजरी बिल पर ब्याज का भुगतान नहीं होता है, यद्यपि इसके मूल्य से बट्टे पर जारी किया जाता है। उदाहरण स्वरूप 100 रुपए की चीज जो है वो आपको 91 दिनों के 100 रुपए के मूल्य का 91 दिनों के ट्रेजरी बिल 98.20 रुपए पर जारी होगा और इसकी वापसी पर क्रेता को 100 रुपए प्राप्त होंगे। तो यानी इसको खरीदने और बेचने पे फायदा होता है, इसके ऊपर कोई ऋण आपको नहीं मिलता है, ऋण कह रहा हूं, ब्याज नहीं मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 173, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय, बैंकों का समापन। तो बैंकों का समापन तो वैसे भी आरबीआई के हाथ में होता है, हमने देखा भी है कि बैंकों का विलय जो है वो आरबीआई करती है। शाखा विस्तार का काम भी आरबीआई का है और परिसंपत्तियों की तरलता ये भी आरबीआई देखती है। तो बेसिकली चारों ही आरबीआई देखती है, तो चारों देखती है, तो डी करेक्ट ऑप्शन है।
रिजर्व बैंक बैंकों का बैंक है, वह परिसंपत्तियों की तरलता, विनियमन के साथ विलय एवं अधिग्रहण, शाखा विस्तार और बैंकों के समापन आदि के संदर्भों में वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है, यानी सारे काम करता है वो। क्वेश्चन नंबर 174, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है, ये तो सही है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है, ये भी सही है। आरबीआई देश में विदेशी निधि का अभिरक्षक है, ये हमने पढ़ा था ऊपर, बिल्कुल सही पॉइंट है ये। आरबीआई की स्थापना 1949 को हुई थी, बस यही एक गलत पॉइंट है। 1949 में इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। ठीक है, क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन, यानी राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, वो तो चालू तो ये 1935 से हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता, जो कि कलकत्ता जो कि वर्तमान में कोलकाता है, में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत हुई थी। वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। यह भारत का केंद्रीय बैंक है और वर्ष 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। स्थापना 1935, राष्ट्रीयकरण 1949। क्लियर? और यहां से देखो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 1934 में जब खुला था तब ये कोलकाता में था, पर फिलहाल ये मुंबई में है। तो अगला क्वेश्चन क्योंकि इसी से रिलेटेड है, आरबीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है? बताने की जरूरत ही नहीं, सीधा हो जाएगा मुंबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन डायरेक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? अभी पढ़ा था 1935, 1934 के अधिनियम के अनुसार। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसीलिए बाकी ऑप्शंस पे नहीं जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 177, निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? शाखा नियंत्रण तो है उसका काम। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में, वाणिज्यिक बैंकों का तो सारा काम यही देखता है, ये बिल्कुल सही है। मौद्रिक नीति का निर्माण भी करता है। शाख सृजन, शाख सृजन जो है ये वाणिज्यिक बैंकों का काम है, ये वाणिज्यिक बैंकों का काम है। ठीक, अगर आप लोगों में से किसी ने भी नहीं पढ़ा है इसके बारे में, तो आप लोग 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है आराम से, आजकल तो आप लोगों को इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगी, देख लेना। वाणिज्यिक बैंकों का जो शाख सृजन का प्रोसेस होता है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं। अगर आप कहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये किस तरीके से सृजन करता है। एक छोटी सी टेबल है, उस टेबल के ऊपर बस समझना होता है शाख सृजन कैसे करता है ये। ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये वाणिज्यिक बैंकों का काम है, ये आरबीआई का काम नहीं है। शाख सृजन यानी क्रेडिट क्रिएशन का काम वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है, तो बाकी सारे काम आरबीआई करता है, इसीलिए डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये आरबीआई का काम नहीं। क्वेश्चन नंबर 178, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं? अगेन पूछा गया कार्य नहीं है। करेंसी का नियमन बिल्कुल है। विदेशी व्यापार का नियमन ओके। शाख का नियमन तो है, बिल्कुल है। देश या विदेशी कोषों की रखावली एवं प्रबंध, ये भी है। देखो, विदेशी व्यापार का नियमन, विदेशों के साथ कैसे व्यापार होगा, कितना क्या होगा, ये आरबीआई नहीं करता, ये हमारे मंत्रालय मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, विदेशी व्यापार का नियमन जो है ये मिनिस्ट्री करती है, ये आरबीआई का काम नहीं है, तो बी काम नहीं है। करेंसी का नियमन, साख का नियमन, देश विदेशी विनिमय कोषों की रखावली एवं प्रबंध आदि कार्य भारतीय रिजर्व बैंक करता है, वह विदेशी व्यापार का नियमन नहीं करता। विदेशी व्यापार का नियमन वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। कहां बढ़ते जा रहे भैया? क्वेश्चन नंबर 179, भारत में व्यवसायिक बैंकों द्वारा शाख सृजन का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? सिंपल सी बात समझो, हमसे अगर यह पूछा जाता कि भारत में शाख सृजन कौन करता है, तो व्यवसायिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक उसका आंसर है। इन्होंने कहा शाख सृजन को नियंत्रित कौन करता है? नियंत्रण का काम जो है भारत में सारे बैंकों के ऊपर जो नियंत्रण का काम है वो आरबीआई का है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्लियर है? क्वेश्चन 180, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई बैंकरों के बैंक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? अन्य बैंक आरबीआई के पास अपना जमा संचित करते हैं। ओके, ये बात तो सही है। आवश्यकता के समय आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, बिल्कुल देता है, बिल्कुल सही है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है, बिल्कुल, ये तो इसकी नीतियों में से एक है। कहते हैं हमारी दो तरह की थी ना, मात्रात्मक और गुणात्मक, तो गुणात्मक उपाय के अंदर आता है ये तो, बिल्कुल आता है, परामर्श देता है गुणात्मक उपाय के अंदर।
तीनों ही पॉइंट है, डी हमारा करेक्ट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों के बैंक के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह सभी वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। साथ ही वह आवश्यकताओं के समय उन बैंकों को कर्ज प्रदान करने के साथ साथ उनकी अतिरिक्त पूंजी को भी अपने पास जमा करता है। बैंकों का बैंक का मतलब यही होगा कि बैंक अपने पैसे इसके पास जमा करवाते हैं और इससे लोन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? क्या बताना है? इसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है ये। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? आरबीआई है, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। 182, बैंकरों का बैंक कौन सा है? आरबीआई के सारे कार्यों में ये बैंकों का बैंक तो आता ही है ना, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही होगा, डायरेक्ट डी आंसर हो गया इसका तो, है ना। भारत में विदेशी नियम विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? फिर से वही बात, विदेशी विदेशी व्यापार होगा कैसे, इसके ऊपर नियम बनाने का काम वाणिज्य मंत्रालय का है। लेकिन जो भी विदेशी विनिमय यानी जितनी भी फॉरेन करेंसी हमारे पास आई हुई है उसका संचय या रख रखाव जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। कोई लंबी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। आप आरबीआई के कार्य उठा करके पढ़ लो, इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा, वैसे मैंने बता रखा है नोट्स के अंदर, बट फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो बता देना, मैं दोबारा हो जाएगा, ठीक है। भारत में विदेशी नियमन संचय का रख रखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 84 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 184 है, ठीक है 184। निम्नलिखित उपायों पर विचार कीजिए जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयोग में लाती है, ठीक है। बैंक दर में वृद्धि, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि, संवैधानिक तरलता में वृद्धि और सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। नीचे दिए गए कूट में से सही का चयन करें। बोला है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, यानी मार्केट में पैसा ज्यादा है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो बैंक दर में अगर वृद्धि करती है तो इससे लिक्विडिटी कम होती है, बिल्कुल सही है। सीआरआर में वृद्धि करती है तो इससे लिक्विडिटी भी कम होती है। एसएलआर में वृद्धि करती है यानी कि संवैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी, सही बोल रहा हूं भैया, गलत नहीं बोल रहा हूं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अगर इसमें वृद्धि करते हैं तो भी तरलता कम होगा। लेकिन अगर वो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय करती है, तो अगर आरबीआई मार्केट से शेयर खरीद रही है तो इसका मतलब पैसे मार्केट में ले जाएगी, तो पैसे मार्केट में अगर मनी आ गई तो इसका मतलब लिक्विडिटी घटेगी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना, तो ये वाला उपाय नहीं होगा। तो 1 2 3 ये तीनों उपाय हैं, फोर्थ नहीं है, तो ये किसमें है? ये बी में है। डन। चलिए यहां पर सारा का सारा उपाय की बात आई गई। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई मौद्रिक नीति का सहारा लेता है। मौद्रिक नीति के तहत बैंक दर में वृद्धि, रिजर्व अनुपात में वृद्धि और खुले बाजार की प्रतिभूतियों का विक्रय करता है, क्रय नहीं करता। और साथ ही अनेक चयनात्मक साख नियंत्रण भी उपाय अपनाता है। तो ये दो तरीके के अपनाता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो जिसे परिमाणात्मक बोल दिया और गुणात्मक बोल दिया, दो तरह के हैं। तो परिमाणात्मक में क्या करता है? बैंक दर हो गया, सीमांत स्थायी सुविधा दर यानी खुले बाजार की क्रियाएं हो गई, तरलता समायोजन यानी रेपो और रिवर्स रेपो दर हो गए, सीआरआर एसएलआर हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। जबकि अगर गुणात्मक की बात करूं तो न्यूनतम सीमा एवं मार्जिन निर्धारण करना, नैतिक दबाव देना, साख की राशनिंग, उपभोक्ता उधार का नियमन और साख स्वीकृतिकरण की योजना, ये सारी चीजें वो लाता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि यस वो क्या करता है, आरबीआई जो होता है वो बैंकों को समझाता है, वो दिशा निर्देश देता है, वो परामर्श देता है। यहाँ पर है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, यह सभी वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। ये रहा ना, ये नैतिक दबाव भी देता है, ये साख की राशनिंग भी करवा लेता है, ठीक है। तो ये समझाता भी है कि भैया समझ लो। ये उपभोक्ता उधार का नियमन भी करता है कि किस तरीके से आपको लोन देना है। ये साख स्वीकृति योजना यानी कि कितना आपको कहते हैं गिरवी रखने वाली अमाउंट जो है कितनी, कोलेट्रल आपको कितना ज्यादा रखना है कितना कम रखना है, ये सारा है, ठीक है। ये सारा आपको बता रखा है नोट्स के अंदर, बट अगर आप बोलोगे तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर मैं बैंक को और ज्यादा अच्छे से सिर्फ बैंक को एक्सप्लेन कर दूंगा, केंद्रीय बैंक के कार्य, मौद्रिक नीति, ये सारे में बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 185, रेपो रेट विचारणीय होता है। रेपो रेट कब होता है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत, राजकोषीय नीति के अंतर्गत,
श्रम नीति के अंतर्गत या फिर जनसंख्या नीति के अंतर्गत। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, देखो यहाँ पर जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लो, मैं ज्यादा लंबा चौड़ा बोलूंगा ही नहीं। परिमाणात्मक साख नियंत्रण यानी कि मौद्रिक नीति है ना, मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है क्या, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो ए हो गया ना करेक्ट आंसर, ज्यादा जानने की जरूरत ही नहीं, सीधी सीधी बात है। कुछ ज्यादा लंबी एक्सप्लेनेशन नहीं दे दी, इतना लंबा तो ये होता भी नहीं है। अच्छा, रेपो रेट या रीपर्चेज ऑप्शन रेट। ओके, जब कोई व्यक्ति या संस्था एक समझौते या विकल्प के साथ किसी प्रतिभूति किसी को बेचता है तो वह उसे एक निश्चित अवधि के बाद क्रय कर लेगा, तो इसे सामान्यतः रेपो या पुनर्क्रय विकल्प कहते हैं। यानी कि मैंने आज आपको शेयर बेचा है, मैंने आपको बोला कि 2 साल के बाद आफ्टर 2 इयर्स मैं इसको बायबैक कर लूंगा, तो ये बोला जाता है यहाँ पर। तथा जब कोई क्रेता इस समझौते के अंतर्गत कोई प्रतिभूति क्रय करता है कि एक निश्चित अवधि के बाद उसे विक्रेता को बेच देगा, तो इसे रिवर्स रेपो कहते हैं। ठीक, ये दोनों क्रियाएं मौद्रिक अधिकारी द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता प्रबंधन तथा तरलता समायोजन के लिए की जाती है, बेसिकली लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। रेपो का प्रयोग तरलता डालने और रिवर्स का प्रयोग तरलता अधिशोषण या निकालने के लिए किया जाता है। यानी मार्केट में जब पैसा डालना है तो आप लोग रेपो रेट का इस्तेमाल करते हैं, जब मार्केट से पैसा निकालना है तो रिवर्स रेपो रेट का। ठीक है, स्पष्ट है कि रेपो तरलता डालने की क्रिया तभी होगी जब मौद्रिक अधिकारी प्रतिभूतियों को व्यापारिक बैंकों से क्रय करे तथा इस प्रकार प्रतिभूतियों के क्रय के माध्यम से बैंकों को उधार दे, जिससे कि उनकी तरलता में क्या होगी, वृद्धि होगी। इस स्थिति में रेपो दर मौद्रिक अधिकारी आरबीआई द्वारा बैंकों को उधार देने की दर होगी। यानी बेसिकली रेपो रेट क्या है, जिस रेट पर आरबीआई जो है बैंक्स को लोन देता है। ठीक, इस प्रकार रेपो दर मौद्रिक अधिकारी यानी आरबीआई की अन्य बैंकों को उधार देने की क्रिया होती है। ठीक, इसके विपरीत रिवर्स रेपो रेट बैंक में जमा स्वीकार करने या उधार लेने की दर होगी। यानी जिस दर पर आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंक अपनी क्या करवाते हैं, जमा डालते हैं, उसे आप क्या बोल सकते हो, रिवर्स रेपो रेट बोल सकते हो। या ये कह सकते हो कि जिस दर पर आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों से लोन लेती है। सिंपल सी भाषा में रेपो दर का प्रयोग मौद्रिक नीति के अंतर्गत साख नियंत्रण के तौर पर किया जाता है। यह क्रिया मौद्रिक नीति के परिमाणात्मक तथा मात्रात्मक तरीके के अंतर्गत उपयोग में लाई जाती है। सिंपल सी भाषा में मैं और थोड़ा सा एक हल्का सा बता दे रहा हूं, ज्यादा नहीं। रेपो में आरबीआई से कॉमर्शियल बैंक जो है वो लोन लेता है, रिवर्स में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है। सिंपल सी भाषा, अगर सिंपल समझना है बिल्कुल, तो रेपो में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है, रिवर्स रेपो में आरबीआई कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है। क्वेश्चन नंबर 186, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक आरक्षित आवश्यकताओं का एक उद्देश्य है। ओके, ठीक है, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट या फिर रेशियो जो होता है उसका क्या बोला हुआ है, केंद्रीय बैंक को, ठीक है, बैंक द्वारा निर्मित की जाने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना, बैंकों में जनता की जमा राशियों को सुरक्षित व तरल रखना, व्यावसायिक बैंकों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना, बैंकों को दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोस्ट नकदी यानी वॉल्ट कैश रखने में बाध्य करना। तो देखो ये जो SRR है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट रिजर्व रिक्वायरमेंट, इसका जो मतलब है ये सीधा सीधा है सिर्फ ए के लिए, ऑप्शन ए इसका क्लियर है, सारे इसके ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, ये केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा निर्मित की जाने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करता है। तो ऐसा क्यों है, जरा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। संवैधानिक आरक्षित आवश्यकता यानी SRR मौद्रिक नीति का एक उपकरण है। इसके तहत वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत तरल रूप में रखना होता है, कुल जमा एक लिक्विड फॉर्म में रखना होता है। अतः संवैधानिक आरक्षित आवश्यकता का उद्देश्य केंद्रीय बैंक को बैंकों द्वारा निर्मित की जाने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना है, जबकि वॉल्ट कैश रखने और व्यावसायिक बैंकों को लाभ पर नियंत्रण एवं बैंकों में जमा राशियों को सुरक्षित एवं तरल रखने के उद्देश्यों से शामिल नहीं है। तो इसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, इन तीनों से।
वॉल्ट कैश रेशियो बिल्कुल अलग चीज होती है, वीसीआर बिल्कुल अलग चीज होती है। व्यवसायिक बैंकों का लाभ और नियंत्रण से इसका कोई लेना देना नहीं है, और सुरक्षित रखना, तरल रखना, इससे भी कोई इसका लेना देना नहीं है। अभी एक ये पॉइंट है जो आपको पता होनी चाहिए कि 31 मई 2021 के दौरान सारी दरें कितनी है। बाकी जब आप एग्जाम देने जाए तो उस टाइम पर एक बार करंट इसका रिवीजन जरूर कर ले कि बैंक दर जो है अभी वो 4.25% है, एम एस एफ की दर जो है वो 4.25 है, रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है, सी आर आर जो है वो 4% है, और एस एल आर 18% है। क्लियर? जब आपको पता होना चाहिए आपको ये। क्वेश्चन नंबर 187, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल का 3-5 साल का, 5-6 साल का तो आपको पता ही होना चाहिए। क्वेश्चन वहां से आ जाते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की, किसके टाइप पे, 2019 के टाइप पे, तो ये थी हमारी रेपो रेट थी उस वक्त 5.15 और रिवर्स रेपो थी 4.9%। अभी करंट में चेंज है, रेपो है 4%, रिवर्स रेपो है 3.35%। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित मौद्रिक नीति में रेपो और रिवर्स रेपो रेट कितनी थी 5.15 और रिवर्स रेपो कितनी थी 4.90। 31 मई 2021 तक के अनुसार ये रेपो रेट हमारी है 4% और रिवर्स रेपो है 3.35%। बैंक दर जो है वो बैंक रेट कह लो या फिर एमएसएफ रेट कह लो, ये दोनों ही 4.25% है, बैंक रेट भी और एमएसएफ भी। ठीक है, बाकी सी आर आर 4% और एस एल आर 18%, ये तो आपको दिख ही रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 188, 30 दिसंबर 2014 को भारतीय रिजर्व बैंकों की नीति समीक्षा के साथ रेपो रेट थी। अबे इतना ज्यादा पुराना आपका आएगा तो नहीं, देखो सीधी सी बात है, क्योंकि ये नॉर्मली करंट ही आते हैं। 2014 के बारे में पूछा गया जब 2014 का क्वेश्चन था, 2019 के बारे में पूछा गया जब 2019 का क्वेश्चन था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट तो आपके लिए 2021 का ही है, और अगले साल 22 का अगर कोई चेंज आता है तो इसके लिए उस टाइम के हिसाब से तो था जो 8% था। क्लियर? लेकिन नए के हिसाब से अगर हम बात करें तो प्रश्नकाल के हिसाब से रेपो रेट ये था, फिलहाल के हिसाब से रेपो रेट 4%, बैंक रेट 4.25%, एस एल आर 18%, रिवर्स रेपो 3.35, सी आर आर 4%, स्थायी सीमांत स्थायी सुविधा दर 4.25 यानी कि एम एस एफ। ठीक, मार्जिनल स्टेटरी सेफ्टी रेशियो या फंड कह लो, जो भी कहना है। क्वेश्चन नंबर 189, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति 29 दिसंबर 2015 के पुनरीक्षण के अनुसार बैंक दर थी। देखो 2015 के बारे में पूछा गया, 2016 का क्वेश्चन है, करंट ही पूछा जाएगा ये, इसके लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम के हिसाब से अगर मैं बैंक दर की बात करूं तो वो कितनी थी, वो थी उस टाइम पे 7.75%। अभी के हिसाब से बैंक दर कितनी है 4.25%। प्रश्नकाल में 29 दिसंबर 2015 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा जारी मौद्रिक नीति में पुनरीक्षण के अनुसार बैंक दर 7.75% थी। 31 मई 2021 तक की स्थिति के अनुसार बैंक दर 4.25% है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 190, सीमांत स्थायी सुविधा दर, ये तो मैं पढ़ लेता हूं यहाँ पर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी तथा निवल मांग और स्थायी सावधि देयता है पदबंध कभी कभी समाचार में आते हैं, यानी कि ये वर्ड आते हैं, ये एमएसएफ आता है दिमाग में, निवल मांग आती है और सावधि देयताएं भी आती है। इनका प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है, यानी इनका जो यूज होता है वो किस चीज से रिलेटेड होता है? बैंक के काम से रिलेटेड होता है, संचार नेटवर्किंग से होता है, युद्ध कौशल से होता है, और कृषि से होता है। तो देखो सीधी सी बात है, अभी हमने सारा पढ़ा है किसके ऊपर होता है, सारा का सारा बैंक से, तो बैंक रिलेटेड होता है, ये तो ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना, 2014 का क्वेश्चन था। अच्छी बात है ना, पूछ सकते हैं कि भाई ये टर्म पढ़ तो रहे हो लेकिन ये टर्म यूज कहाँ होती है, ये तो बताओ। बहुत सही क्वेश्चन है। सीमांत स्थायी सुविधा यानी एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा पहली बार वित्त वर्ष 2011-12 में वार्षिक मौद्रिक नीति समीक्षा में की थी। यह अवधारणा 9 मई 2011 से लागू हुई। एमएसएफ के तहत बैंक कम से कम 1 करोड़ रुपए का ऋण ले सकते हैं। इससे ज्यादा ऋण 1 करोड़ रुपए के गुणक में लिया जाएगा, यानी 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ इस तरीके से लिया जाएगा। 1 करोड़ 20 लाख नहीं लेंगे वो, 1 करोड़
50 लाख नहीं लेंगे, या तो 1 करोड़ लेंगे, या तो फिर 2 करोड़ लेंगे, या तो 3 करोड़ लेंगे। इंटरनेट सॉरी इंटर बैंक ओवरनाइट मार्केट में अस्थिरता यानी वोलेटिलिटी पर अंकुश लगाने के लिए बैंकों को यह सुविधा दी गई। निवल मांग और सावधि दायता यानी कि नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज भी बैंक कार्य से संबंधित है, यानी ये भी किससे संबंधित है, बैंक के कार्य से संबंधित है। तो आज हम लोगों ने इसी के साथ कर लिए हैं 40 क्वेश्चन और, ठीक है। हम लोगों ने शुरुआत की थी 151 से और अभी हम लोगों ने 190 क्वेश्चन कर लिए, 40 क्वेश्चन आज के कर लिए टोटल। अब आगे की वीडियोस में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और वो नीचे दिख रहा है ना यार, देखो मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को सब्सक्राइब वाला बटन रेड दिख रहा है, उसको तुम रेड कलर से हटा, रेड कलर का दिख रहा है, रेड कलर से हटा करके इसको ग्रे कलर का कर दो सब्सक्राइब के बटन को, बोल रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब कर दो प्लीज आप लोग। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे वीडियोस अच्छे हैं, आपके फ्रेंड्स को भी देखना चाहिए, तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम मेरी रीच जो है और लोगों तक पहुंचे, हम लोग और ज्यादा अच्छा कंटेंट जो है वो लगातार लाते रहे, थोड़ा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारे सपोर्ट का काम करते हैं। तो आप वो करें, हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मैं आगे वीडियोस और लाता रहूंगा। पीडीएफ का लिंक और कहते हैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और चीज कि अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी एडवाइस है, कोई भी सजेशन है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मैं उसके ऊपर काम करके और इंटरेक्टिव वीडियो लेकर के आऊं। और अगर आपको बैंक के जो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक है, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक है, या फिर क्रेडिट क्रिएशन का जो हमारा था, क्रेडिट क्रिएशन वाला जो पार्ट था, अगर वो आपको समझना है, एक अलग से वीडियो आपको चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बता दूंगा जिसके अंदर मैं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का करवा दूंगा, ठीक है। सो दैट्स बीन सेड, हम वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। स्टे सेफ, बी हेल्दी, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर योर टाइम।